एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने न जाने कितने टॉपिक्स, बहुत सारे ही टॉपिक को हमने क्लियर कर रखा है और बहुत सारे मिक्सअप प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। अगर हम काउंटिंग से करें तो काउंटिंग से 97, विदाउट काउंटिंग भी मैंने बहुत सारे ही वन लाइनर एंड प्रैक्टिस सेट रिलेटेड क्वेश्चन डाल रखे हैं। आप चाहे तो उन सारे ही वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो को शेयर कर दिए जाते हैं। तो आज जो हमारा है ये नया टॉपिक है और ये स्वास्थ्य से है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है और आगे भी मैं कराती रहती हूँ। जितने भी मेरे पास बुक्स आते हैं, मैं उन सारे ही बुक्स से जितने भी नए क्वेश्चन होते हैं उन सारे ही क्वेश्चन को आपके सामने लाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर, नर एनाफिलिस मच्छर, नर क्यूलेक्स मच्छर एवं इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है। तो इनमें से क्या आंसर होंगे? आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर पेन और कॉपी लेके लिख सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। जब तक मैं ऑप्शन और क्वेश्चन को पढ़ती हूँ उस बीच आप अपना आंसर लिख लीजिए और जब मैं आंसर बोलूँगी आप उससे मिला लीजिएगा आपका आंसर सही है या गलत। लास्ट में ये चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? क्योंकि मलेरिया रोग के कारण कभी भी नर एनाफिलिस मच्छर नहीं होता है। मलेरिया रोग का कारण मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। इस कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मलेरिया के कारणों का पता नहीं था तब इसके होने का कारण डैश बताया जाता था। तो गंदा पानी, अशुद्ध हवा, नर एनाफिलिस मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर। तो जब मलेरिया के कारणों का पता नहीं था तब इसके होने का कारण क्या बताया जाता था? तब इसके होने का कारण गंदा पानी बताया जाता था। हालांकि ये सही भी है काफ़ी हद तक, लेकिन गंदे पानी सिर्फ रीजन नहीं होंगे। गंदे पानी उन मच्छरों को पनपने के लिए रीजन होगा जिनसे कि मलेरिया रोग होता है। तो गंदा पानी बताया जाता था और जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उन्हें ये पता चला कि मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और जब इसका पता नहीं था तो गंदे पानी को रीजन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तो रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होगा? तो रोग से रक्षा करना, ऑक्सीजन लेकर जाना, भोजन लेकर जाना या फिर रक्त जमाना। तो जो रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उनका मुख्य कार्य होगा ऑप्शन नंबर ए, रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांस लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो नाक से सांस ले, धूल व बदबूदार वायु में रुमाल का प्रयोग करें, मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए और खुली हवा में सांस लें। नीचे हमें कूट में आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। सांस लेते समय हमें इन सारे ही सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। नाक से सांस लेना चाहिए, धूल व बदबूदार वायु में रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए, खुली हवा में हमें सांस लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपान उपयोग करने पर होने वाली प्रतिक्रिया है। तो क्या होगी? तो गले में जलन, खांसी, रोग का भय एवं दमा। यहाँ भी हमें नीचे कूट में आंसर देना है। तो इसके आंसर भी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। उपरोक्त सभी धूम्रपान उपयोग करने पे हमें गले में जलन की फील होती है, खांसी आती है, रोग का भय होता है एवं दमे का समस्या आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी ए सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों को क्रियाशील बनाया जाता है वह है। तो विश्राम, व्यायाम, निद्रा या फिर कोई नहीं। तो कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों को क्रियाशील बनाया जाता है?
तो जाहिर सी बात है कि वो होंगे व्यायाम। विश्राम तो हमें उन अपने शारीरिक जो भी हम जब थकान फील करते हैं तो हमें आराम की आवश्यकता होती है, उसे विश्राम कहते हैं। निंद्रा में कोई भी हमें आंतरिक क्रियाशीलता की फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से रोग संक्रामक हैं? तो चेचक, हैजा, पेचिस या फिर इन्फ्लुएंजा। तो इसमें से कूट में आंसर हमें देना है। और कौन से रोग संक्रामक हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही रोग संक्रामक है, चाहे चेचक हो, हैजा हो, पेचिस हो या फिर इन्फ्लुएंजा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संक्रामक रोग फैलते हैं तो वायु से, जल से, भोजन से या फिर शारीरिक संपर्क से। हम थोड़े इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके हमें कूट में आंसर देने हैं। इसका हमें कूट में आंसर देना और कूट में हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। संक्रामक रोग वायु के द्वारा भी फैलता है, जल के द्वारा भी फैलता है और भोजन के द्वारा भी फैलता है एवं शारीरिक संपर्क से भी फैलता है। तो इसके सारे ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक कई रूपों में होती है, जैसे कि बड़ी चेचक, छोटी चेचक, खसरा एवं सभी। तो चेचक कितने कई रूपों में होती है और कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, सभी। चेचक बड़ी चेचक भी होती है, छोटी चेचक भी होती है, हम खसरा के नाम से भी हम चेचक को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग वाले रोगी के डैश दूर रहना चाहिए। तो थूक, वमन, मलमूत्र, खांसी एवं छींक। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव। संक्रामक रोगी के हमें थूक, वमन, मलमूत्र, खांसी एवं छींक इन सबसे दूर रहना चाहिए। अभी कोरोना काल चल रहा था तो आप सबको पता होगा कितने डिस्टेंस मेंटेन करने पड़ते थे सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक रोग के मुख्य लक्षण है। तो चेचक रोग के मुख्य लक्षण है, तो चेचक रोग के मुख्य लक्षण क्या होंगे? आँख नाक से पानी आना, शरीर पर दाने, हल्का ज्वर या फिर सभी। तो चेचक रोग के मुख्य लक्षण क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी। चेचक के मुख्य लक्षण है आँख नाक से पानी आना, शरीर पर दाने आना, हल्का ज्वर, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन लक्षणों से मलेरिया रोग पहचाना जा सकता है? तो कपकपी के साथ बुखार, नियमित रूप से बुखार, नाक का बहना, छींक का आना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किन लक्षणों से मलेरिया रोग को पहचाना जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कपकपी के साथ बुखार एवं नियमित रूप से बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन केमोक्विन किस रोग की दवा है? तो हैजा, मलेरिया, चेचक या फिर कोई नहीं। तो क्लोरीन एवं केमोक्विन किस रोग की दवा है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया की। क्लोरीन एवं केमोक्विन मलेरिया रोग की दवा है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम को टफ बनाने के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन केमोक्विन के साथ नहीं, क्लोरोक्विन के साथ पूछा गया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम केमोक्विन के साथ पूछ दे, इसलिए इन दोनों का ही नाम हम याद रखेंगे। क्लोरोक्विन एवं केमोक्विन मलेरिया रोग की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुविधा के अनुसार घर की सफाई कितने समय बाद की जाती है? तो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और यहाँ पे आंसर हो जाएंगे सारे ही सुविधा के अनुसार। यहाँ पे पूछा है तो सुविधा के अनुसार हम इन सारे ही तरीकों से घर की सफाई कर सकते हैं। चाहे वो हमें डेली सुविधा हो तो हम डेली कर सकते हैं, साप्ताहिक हो तो हम सप्ताह में एक बार कर सकते हैं, और मासिक हो तो हम मासिक में कर सकते हैं, और वार्षिक हो तो वार्षिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल हमें डैश स्रोत से प्राप्त होता है? तो वर्षा, नदियाँ, कुएं, तालाब, झरने इत्यादि। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल हमें वर्षा से भी प्राप्त होता है, नदियों से भी प्राप्त होता है, कुएं तालाब से भी प्राप्त होता है एवं झरने से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाग ऑक्सीजन व 2 भाग हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? तो वायु, आग, जल या फिर कोई नहीं। यहाँ सिंपली जो जल के जो सूत्र होते हैं वो पूछ दिए गए हैं, लेकिन उसको थोड़े पूछने के तरीके दूसरे हैं। तो जल का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पर हुआ ना, एक भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन, तो क्या बनाएंगे? तो जल बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विभिन्न रूप में धरती पर पाया जाता है, जैसे कि बर्फ हो, जल हो, वाष्प हो या फिर सभी। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? तो यहाँ जो सब लिखा है सबकी जगह पर सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है कि जल इन सारे ही रूपों में धरती पे पाया जाता है। जल के रूप में तो पाया जाएगा। जल का मतलब जो नॉर्मल पानी होता है, बर्फ के रूप में भी और वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जल व साबुन मिलकर अच्छी झाग उत्पन्न करते हैं तो उसे डैश जल कहते हैं? तो कोमल जल, मृदु जल, कठोर जल या फिर खारा जल। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। यदि जल व साबुन मिलकर अच्छी झाग उत्पन्न करते हैं तो उसे कोमल एवं मृदु जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोमल एवं मृदु जल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा, पीलिया, मलेरिया के फैलने का कारण अशुद्ध वायु होता है, जल होता है, केवल ए और केवल बी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हैजा, पीलिया, मलेरिया ये सब फैलने के कारण हुए जल के कारण ये सारे ही फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर या फिर सभी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग की दवाई का दूसरा नाम क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, सोडियम क्लोराइड या फिर कोई नहीं। तो जो लाल रंग की दवाई होती है उसका दूसरा नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह और जीभ की सफाई करनी चाहिए, तो भोजन के पश्चात, रात्रि के भोजन के बाद, सुबह एवं सभी। तो जो जीभ है, मुंह है, मतलब कि ब्रश हमें भोजन के पश्चात भी करना चाहिए, भोजन के पहले भी करना चाहिए और सुबह तो निश्चित ही करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए डैश पोषण अच्छा होता है? तो कैल्शियम युक्त, विटामिन सी, विटामिन डी एवं सभी। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा पोषण अच्छा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैल्शियम अच्छा होता है, विटामिन सी भी अच्छा होता है एवं विटामिन डी भी अच्छा होता है। आप सब जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, हमारे मसूड़ों से ब्लड आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीना हमारे त्वचा से बाहर आती है डैश के द्वारा? तो छिद्रों के द्वारा, बालों के द्वारा, रोएं द्वारा या फिर कोई नहीं। तो जो पसीना है वो हमारे त्वचा से बाहर आते हैं। यहाँ कुछ लोगों के आंसर गलत होंगे, पक्का गलत होंगे। कुछ लोग बाल एवं रोए में कंफ्यूज होंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी ए सही हो जाएगा, छिद्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, हमारा पसीना त्वचा से बाहर आता है छिद्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा रोग फैलाने का कारण है? तो जू, खटमल, मक्खी या फिर पिस्सू। तो हैजा रोग कौन सी बीमारी किसके कारण फैलती है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मक्खियों के द्वारा हैजा रोग फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग या टीबी फैलने का माध्यम है? तो जल, वायु, कपड़े या फिर जीव। तो क्षय या फिर टीबी रोग फैलने के कारण ऑप्शन नंबर बी वायु होता है। वायु के माध्यम से क्षय रोग या फिर टीबी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइफाइड रोग और किस नाम से जाना जाता है? तो मियादी बुखार, मोती झरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो टाइफाइड रोग को हम किस नाम से जानते हैं? तो टाइफाइड रोग को हम मियादी बुखार एवं मोती झरा इन दोनों नामों से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु रोग फैलाते हैं? तो टाइफाइड, चेचक, हैजा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु रोग फैलाते हैं। कौन से? तो टाइफाइड नामक रोग फैलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरियोला नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है कौन सा रोग? तो मलेरिया, चेचक, टीबी या फिर कोई नहीं। तो वेरियोला नामक जीवाणु से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, चेचक। चेचक किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो वेरियोला नामक जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल व भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलने वाला रोग पेचिश के मुख्य लक्षण है? तो मल के साथ रक्त, आंतों में मरोड़, आंतों में दर्द या फिर सभी। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। जल व भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलने वाले जो रोग पेचिश है, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन रेडी हो जा रहे हैं। पेचिश रोग किस माध्यम से फैलते हैं? तो जल एवं भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलते हैं। और जो फैलते हैं तो इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो मल के साथ रक्त आता है, आंतों में मरोड़ का फील होता है एवं आंतों में दर्द भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन खनिज कणों के रूप में मिट्टी के भीतर पहुंच जाती है, यह कार्य करते हैं। तो कैसे कार्य करते हैं? तो जानवर, मनुष्य, पेड़ या फिर जीवाणु। तो यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर क्या होंगे? वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन खनिज कणों के रूप में मिट्टी के भीतर पहुंच जाते हैं और यह कार्य जीवाणु के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक डैश गैस है? तो अशुद्ध, शुद्ध, भारी एवं हल्की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक अशुद्ध गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु कई प्रकार से अशुद्ध हो जाती है, जैसे कि पदार्थों के जलने से, बंद कमरे से, जीवाणु से, व्यावसायिक क्रिया से। नीचे में कूट में आंसर देना होता है और कूट में इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। वायु कई प्रकार से शुद्ध हो जाती है, जैसे कि पदार्थों के जलने से, बंद कमरे से एवं जीवाणु से एवं व्यावसायिक क्रियाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर अथवा खारा जल खनिज पदार्थों के मिलने से बनता है। यह पदार्थ डैश कार्बोनेट व सल्फेट बनाता है? तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। कठोर अथवा खारा जल खनिज पदार्थों के मिलने से बनते हैं और यह पदार्थ सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट व सल्फेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बेचैनी की वह स्थिति है जिसमें शरीर के सामान्य रूप से कार्य करने की स्थिति बिगड़ जाती है? बेहोशी, निंद्रा, रोग, तनाव। तो क्वेश्चन नंबर 35 और 35 के आंसर क्या होंगे? इसके आंसर हो सकते हैं क्या? इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी रोग। जो रोग मतलब बीमारी होती है, इसमें बेचैनी की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर के जो सामान्य रूप से कार्य करने की स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग कौन से हैं? तो हैजा, इन्फ्लुएंजा, मधुमेह और पोलियो। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। संक्रामक रोग के अंतर्गत आएंगे हैजा, इन्फ्लुएंजा एवं पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण है, तो क्या है? तो गठिया, कैंसर, उच्च रक्तचाप एवं मोती झरा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, कूट में आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी और श। गठिया रोग के कुछ कारण हैं, कुछ उदाहरण हैं। तो गठिया रोग के कुछ उदाहरण क्या होंगे? तो गठिया तो होगा ही,
ऑप्शन ए तो होना ही है। उसके बाद से हो जाएंगे कैंसर, गांठ, कैंसर में आपने अक्सर सुना होगा कि गांठ पड़ जाते हैं। और उसके बाद से आ जाएगा उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर सी। तो ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि रोगाणु फैलने के माध्यम है। तो रोगाणु फैलने के क्या माध्यम है? तो वायु के माध्यम से, मक्खियों और मच्छर के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से और निंद्रा के माध्यम से। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। रोगाणु फैलने के माध्यम है, वायु के द्वारा भी रोग फैलते हैं, लोगों के संपर्क में आने से भी रोग फैलते हैं एवं मक्खियों मच्छरों के द्वारा भी रोग फैलते हैं। निंद्रा के माध्यम से रोग नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भोजन जिसे हम प्रदूषित कहते हैं उसमें डैश उपस्थित होते हैं। तो पानी, ताप, रोगाणु या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। वह भोजन जिसे हम प्रदूषित कहते हैं उसमें रोगाणु उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी द्वारा उपयोग वस्तु को छूने से डैश हो जाने के कारण हमें रोग हो सकता है। तो प्रत्यक्ष संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। रोगी द्वारा उपयोग वस्तु को छूने से अप्रत्यक्ष हो जाने के कारण हमें रोग हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, कई बार क्वेश्चन में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में पूछता है। प्रत्यक्ष रूप में जब हम डायरेक्ट रोगी को टच करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं कि जब हम रोगी के किसी इस्तेमाल किए गए वस्तुओं को छूते हैं तो हम रोगी को तो डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से बीमार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जबड़े ऐंठने लगता है तो डैश होने का शक बढ़ जाता है। तो लकवा, टिटनेस, गलसुआ या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब जबड़े ऐंठने लगता है तो टिटनेस होने का शक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के पानी जैसा मल डैश रोग में आता है। तो टीबी, मलेरिया, हैजा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है कि हैजे में कैसा मल होता है, तो चावल के पानी जैसा। और यहाँ पे जैसे पूछा गया कि चावल के पानी जैसा मल होता है तो किस में? तो हैजे में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया का दूसरा नाम क्या है? तो हेपेटाइटिस, तपेदिक, हैजा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। जो पीलिया है वो पीलिया का दूसरा नाम हेपेटाइटिस है। हम पीलिया को हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्भव अवधि टाइफाइड में होती है। मतलब कि टाइफाइड कितने दिनों की होती है? तो 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन, 14 से 21 दिन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जो टाइफाइड की उद्भव अवधि होती है वो होती है 14 से 21 दिन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह स्थान जहां बीमारी फैलने की आशंका अधिक होती है। तो खचाखच भरी बस, बंद कमरा और भीड़ भाड़ वाले स्थान नीचे, और ऑप्शन डी है कि सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे डी। खचाखच अगर बस भरी है और किसी को कोई संक्रामक बीमारी है तो इजीली सबको फैलनी होनी है, और बंद कमरे में भी बीमारी जल्दी फैलती है और भीड़ भाड़ वाले स्थान पे भी बीमारी जल्दी फैलती है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का पूरा नाम है तो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑलवेज डिसबिलिंग स्लफ, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। एड्स का जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एड्स रोग फैलने का कारण हो सकता है तो हाथ से छूने से, खाना खाने से, संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से या फिर कोई नहीं। तो जो एड्स रोग है इसके फैलने के कारण क्या होते हैं?
इसके फैलने के कारण ऑप्शन नंबर सी, संक्रामक सुइयों से एड्स रोग फैलते हैं। अगर किसी एड्स रोगी को किसी निडल से इंजेक्शन दिया गया है, उसी निडल से अगर आपको इंजेक्शन दे दिया जाता है तो आपको एड्स होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का विस्तार कभी नहीं हो सकता है तो रक्त चढ़ाने की क्रिया से, यौन संबंध से, छींकने से या फिर उबासी लेने से। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जो एड्स का विस्तार है ये रक्त चढ़ाने की क्रिया से हो सकता है और यौन संबंध से हो सकता है। तो इन दोनों को छोड़ के छींकने और उबासी लेने से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है हमें डैश रोग कहते हैं। हम उसे डैश रोग कहते हैं। तो संक्रामक, गैर संक्रामक, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। जो संक्रामक रोग जो रोग है, वह रोग जो व्यक्ति को एक दूसरे से फैलता है उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट एवं आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष संपर्क के कुछ उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रोगी से हाथ मिलाना, रोगी के बिस्तर पे बैठना, रोगी को प्यार करना या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे प्रत्यक्ष संपर्क के। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। हालांकि बिस्तर पे बैठना अप्रत्यक्ष संपर्क में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ रोगी को प्यार करना और रोगी को हाथ मिलाना ये दो ऑप्शन है, इसलिए हमें सभी को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो प्रत्यक्ष संपर्क में ये सारे ही आते हैं। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में आप इजीली ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम रोगी को डायरेक्ट टच करते हैं तो हमें जो रोग होता है तो वो प्रत्यक्ष संपर्क में आएगा, और रोगी के द्वारा इस्तेमाल किए गए चीज़ों को अगर हम टच करते हैं और उससे हम बीमार पड़ते हैं तो वो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। तो ये थे स्वास्थ्य के टॉपिक से आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 98 है, और बिना काउंटिंग के और भी प्रैक्टिस सेट है। आप उन सारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।